पांचवी और छठी अनुसूची। दोस्तों थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा होगा, शायद आपने ट्राई भी किया होगा बहुत से वीडियो में, यहाँ देख लूं वहाँ देख लूं, शायद आपको सही से आंसर नहीं मिला होगा, तब जाकर आप इस वीडियो को ढूंढते हुए आए होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं गारंटी के साथ, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट्स। तो दोस्तों आदिवासी समाज हमेशा से ही प्रकृति पूजक व प्रकृति रक्षक रहा है। हम बात करें जल, जमीन और जंगल की, तो हमारे आदिवासी भाई बहन और पूर्वज हजारों वर्षों से प्रकृति पूजक रहे हैं और जल, जंगल और जमीन को संरक्षित करते आए हैं, चाहे बात हो आजादी से पहले की या आजादी के बाद की। आदिवासी समाज हमेशा से ही एक अलग व अनूठा रहा है। हम चाहे बात करें इनकी संस्कृति की, भाषा की, रहन सहन की, या बात करें इनके पहनावे की। अगर इन सब पर बात करने लग जाए तो वीडियो शायद बहुत ही लंबा हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी या ट्राइबल क्षेत्र में लागू कुछ विशेष कानूनों के बारे में, जो कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। संविधान निर्माण के समय आदिवासी क्षेत्र और वहां की संस्कृति को बचाने के लिए उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह सामने आती है कि आज आजादी को मिले हमारे देश को 70 वर्षों से अधिक का समय हो गया है, किंतु जो कानून और नियम इन अनुसूचियों में आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए बनाए गए थे, धरातल पर इसके परिणाम ना के बराबर ही है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज में इन कानूनों को लेकर या तो जानकारी नहीं है या फिर सही जानकारी का अभाव है। आज के वीडियो में हम इन्हीं अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। 5वीं व 6वीं अनुसूची। भारतीय मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी वर्तमान की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में से आज हम 5वीं व 6वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 में उल्लेखित है। वही 6वीं अनुसूची की बात करें तो वो अनुच्छेद या आर्टिकल 244(1) में उल्लेखित है। जहां 5वीं अनुसूची में 10 राज्य आते हैं। वो 10 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड। वही 6वीं अनुसूची में 5 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक आता है अलग से जो कि अभी लगभग कुछ 2012 में बना है, गोरखालैंड पर्वतीय परिषद। 5वीं अनुसूची में कुछ कम अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे कम अधिकार है, जबकि 6वीं अनुसूची में ज्यादा अधिकार दिए गए। इन दोनों अनुसूचियों के तहत वहां के आदिवासी नागरिकों को ये विशेष अधिकार दिए गए हैं कि बिना राज्यपाल की अनुमति के चाहे कोई भी कानून हो, चाहे वो केंद्र का हो या चाहे वो राज्य का हो, उस अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर राज्यपाल को विशेषाधिकार होता है। 5वीं अनुसूची 20 सदस्यीय है, जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं या नॉमिनेट होते हैं। 5वीं अनुसूची में कुल मिला के 20 सदस्य होते हैं, जो स्वयं राज्यपाल या तो मनोनीत करता है या उन्हें नॉमिनेट करता है। वहीं उसका उलट जो 6वीं अनुसूची है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो कि जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों एक यही बात है, यही मुद्दा है कि यहाँ पर जो 6वीं अनुसूची है वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, थोड़ी मजबूत 5वीं अनुसूची के कंपेयर में। इसलिए यहाँ पर यह बात बोल सकते हैं कि जो 5वीं अनुसूची होती है वो 6वीं अनुसूची की तुलना में कमजोर होती है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, जबकि 6वीं अनुसूची के सदस्य जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ये 20 सदस्यीय और 30 सदस्यीय काउंसिल कमेटी होती है। वो ना तो केंद्र के कानून के लिए उत्तरदायी है और ना ही राज्य के कानून के लिए उत्तरदायी है। इनके अपने ही कानून होते हैं। अब हम 5वीं अनुसूची की कुछ विशेषता जान लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद या आर्टिकल 244 के तहत अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में लिखा गया है।
अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण 5वीं अनुसूची के हिसाब से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर किसी अनुसूचित या ट्राइबल क्षेत्र का निर्धारण करना है तो उसके लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलेगा और राष्ट्रपति अनुमति देगा तो वो क्षेत्र ट्राइबल या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अर्थात इसी क्षेत्र को अनुसूचित या ट्राइबल एरिया घोषित करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जनजातीय सलाहकार परिषद मतलब दोस्तों वीडियो में मैंने अभी कुछ मिनट पहले बताया था कि 20 सदस्यीय और 30 सदस्यीय काउंसिल या कमेटी का जो जिक्र किया था, ये जनजातीय सलाहकार परिषद वही होती है एक तरह से। अगर दोस्तों किसी राज्य का कोई क्षेत्र अनुसूचित या ट्राइबल क्षेत्र घोषित नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र वहां पर रहने वाली आबादी के आधार पर घोषित किए जाते हैं और वहां पर अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, तब वहां पर राष्ट्रपति के निर्देशानुसार आवश्यक रूप से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। मतलब इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कोई राज्य है उसमें कोई क्षेत्र है वो ट्राइबल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है, लेकिन वहां पर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं या कुछ पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, तो वहां पर आवश्यक रूप से राष्ट्रपति के निर्देशानुसार वहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होगा। अगर राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वह संसद या राज्य की विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में लागू करे या नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि संसद या फिर राज्य केंद्र या राज्य का कोई भी कानून नियम होता है वो उस राज्य के ट्राइबल क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र पर लागू करे या नहीं करे, ये उसके पास पावर होती है राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। राज्यपाल तब तक कोई नियम नहीं बना सकता जब तक वह जनजातीय सलाहकार समिति से परामर्श ना ले। मतलब राज्यपाल जब तक 20 या 30 सदस्य मतलब 5वीं अनुसूची की बात करें तो 20 सदस्यीय जो कमेटी या काउंसिल होती है और 6वीं अनुसूची की बात करें तो 30 सदस्यीय काउंसिल या कमेटी होती है। राज्यपाल जब तक इनसे परामर्श या इनके साथ कोई बातचीत न कर ले तब तक वो कोई भी नियम लागू नहीं कर सकता, कोई भी नियम बना नहीं सकता। दोस्तों ये सब जानने के बाद हर दर्शक कुछ न कुछ सवाल से भरा होगा जो उसके लिए जानने आवश्यक होंगे। तो मैंने वीडियो में ये भी मेंशन किए हैं, जैसे कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा कि जैसे किसी क्षेत्र को कब अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वहां पर रहने वाले ट्राइबल लोगों की संख्या और उनके आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर घोषित किया जाता है। मतलब वो वहां पर जो जनता रहती है उसके अनुपात, मतलब उसमें कितने ट्राइबल लोग रह रहे हैं और उनमें कितना आर्थिक पिछड़ापन है, उसके आधार पर ये घोषित किया जाता है कि कोई क्षेत्र ट्राइबल एरिया में आएगा या नहीं आएगा। और अगला क्वेश्चन होगा मतलब क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र को खत्म किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ में, किसी अनुसूचित या ट्राइबल क्षेत्र को खत्म किया जा सकता है अगर वो जरूरी मापदंड जैसे कि अभी बताए थे आर्थिक पिछड़ापन और वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होना, अगर ये मापदंड पूरे नहीं कर पाता तो राष्ट्रपति इसे खत्म कर सकता है, हटा सकता है। एक क्वेश्चन ये भी होगा कि क्या अनुसूचित क्षेत्र किसी विशेष समुदाय के उत्थान व प्रगति के लिए घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका एक आंसर देखें तो हाँ में होगा। ये किसी अनुसूचित या ट्राइबल क्षेत्र जो होता है, जो ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं, उनके उत्थान, उनके कल्चर, उनके जल, जमीन और जंगल और उनके विशेषाधिकारों को संरक्षित करने के लिए ही 5वीं और 6वीं अनुसूची का गठन किया गया है। एक ये भी क्वेश्चन होगा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो अनुसूचित या ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। एक क्वेश्चन ये भी सामने आता है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र या राज्य के नियमों को लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? तो अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र या राज्य के नियमों को लागू करने का अधिकार राज्यपाल या वहाँ के गवर्नर के पास होता है। वो 30 सदस्यीय या 20 सदस्यीय काउंसिल या कमेटी के साथ वार्तालाप करके वहां पर नियम लागू कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि जो 5वीं व 6वीं अनुसूची है
वो ट्राइबल या जनजाति क्षेत्र के लोगों पर लागू होती है। जनजाति या ट्राइबल लोग या ट्राइबल एरिया, वहां पर रहने वाले ट्राइबल लोगों की संख्या और वहां के आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचना देगा। उसके आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य के क्षेत्र को ट्राइबल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेगा। अनुसूचित क्षेत्र या ट्राइबल एरिया वहां पर रहने वाले ट्राइबल लोग या आदिवासी लोगों के विशेषाधिकारों, उनके कल्चर, जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। यहाँ के जो 5वीं व 6ठी अनुसूची के जो नियम है, कानून है, और ये कानून राज्यपाल की अनुमति के बगैर, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, उस ट्राइबल क्षेत्र पर लागू नहीं किए जा सकते। दोस्तों, आदिवासी इस देश के मूल निवासी है और ये हमेशा से ही अपने क्षेत्र, जल, जंगल और जमीन को बचाते व संरक्षित करते आए हैं। दोस्तों, आप आदिवासी समाज की महानता का पता इसी चीज से लगा सकते हो कि वर्तमान समय में जिस तेजी से वनों और प्राकृतिक संपदा का हनन हो रहा है, वही आदिवासी समाज के लोग हजारों लाखों वर्षों से प्रकृति को पूजते आए। दोस्तों, कुछ लोग अपने निजी लालचों के कारण इन आदिवासी लोगों को अपने जमीन और घरों से बेदखल कर रहे हैं, तो वही सरकार भी इनकी नहीं सुन रही। 5वीं व 6वीं अनुसूची का ग्राउंड लेवल पर हाल आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बहुत ही बुरा है। जहाँ पर एक तरफ बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड ऐसे देश हैं जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। वहीं पर एक आदिवासी समाज के लोग हैं जो लाखों हजारों वर्षों से इसका संरक्षण करते आए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जोहार।